वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही टचिंग इमोशनल मूवी जो आपको एंड तक अपनी सीट पर बैठा कर रखेगी। ये सबके लिए एक मस्ट वॉच मूवी है और ऐसा कहने की वजह आपको क्लाइमेक्स में पता चल जाएगा। इस मूवी के एक्सप्लेनेशन के दौरान हमने रियलाइज किया कि ऑडियंस इस मूवी को ना सिर्फ देखेगी और सुनेगी बल्कि इसको एक्सपीरियंस करेगी। मूवी का नाम है हिज लास्ट गिफ्ट। तो कहानी की शुरुआत होती है खूबसूरत बर्थडे पार्टी में, क्योंकि आज बर्थडे है नन्ही सिया का। सिया का पिता एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है यंग, और सिया के सारे फ्रेंड्स आए होते हैं दोस्तों यहाँ पर। सिया देखो एक बटरफ्लाई जैसा ड्रेस पहनकर वहां पर आती है और अचानक उसके मुंह से खून निकलता है। पापा पापा, मेरे मुंह से खून निकल रहा है, इस तरह वो डरी सहमी आवाज में कहती है। यंग नहीं जानता कि सिया को क्या हुआ है। वो तुरंत सिया को अपनी पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां वो जल्दी जल्दी सिया को आईसीयू में लेकर जाते हैं। यंग बेचारा बाहर वेट करने लगता है, बहुत घबराया हुआ होता है क्योंकि उसे यह तक नहीं पता कि उसके बच्चे को क्या हुआ है। कुछ ही देर के बाद उसे सिया को देखने की परमिशन दी जाती है और वो उसे देखने जाता है। सिया पूछती है, क्या मुझे कुछ हो जाएगा पापा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? यंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि पापा है ना बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। बेटी की ये हालत देखकर किस बाप को दुख नहीं होगा बताओ। लेकिन यंग सिया का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देने लगता है। डॉक्टर भी बताते हैं कि सिया को एक लिवर डिजीज है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता कभी भी। उसका लिवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो वो जी पाएगी, वरना नहीं। और तब यंग जेल से तीजो नाम के एक आदमी को लेकर आता है। यंग और तीजो बचपन से क्लोज फ्रेंड्स थे। यंग ने अच्छे से पढ़ाई की और पुलिस ऑफिसर बन गया, लेकिन तीजो गलत रास्ते चला गया और किसी जुर्म के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा है। यंग चाहता है कि तीजो अपने लिवर का एक हिस्सा सिया को दे ताकि सिया की जान बच जाए। फिर हॉस्पिटल में तीजो के कुछ टेस्ट किए जाते हैं। वो काफी हेल्दी भी होता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि कुछ दिन के लिए उसको आराम करना होगा और कुछ एक्सरसाइजेस भी करके खुद को फिट करना होगा। तभी जाकर सिया को उसके लिवर का एक हिस्सा निकाल कर दिया जाएगा। और हाँ, इसी बीच ना उसे स्मोक करने की इजाजत होगी और ना ही ड्रिंक करने की। तीजो को रूबिक क्यूब सॉल्व करना बहुत ही अच्छा लगता है और वो बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर लेता है। इसी बीच सिया हॉस्पिटल में होती है। वहाँ कैंसर से पीड़ित छोटी बच्चे का ऑपरेशन होने वाला है। अब ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले सिया उसके माथे पे एक बैंडेज चिपकाती है जिससे वो मैजिकल बैंडेज कहती है। फिर वो मंत्र की तरह कहती है, मेरी दोस्त की बॉडी में जो भी डिजीज है वो जल्दी से निकल जाए। फिर कहती है, तुम देख लेना, इस मंत्र से तुम एकदम ठीक होकर वापस आओगी और हम दोनों फिर मजे से खेलेंगे। फिर उस चुटकी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। सिया भी अपने बेड पर आ जाती है, जहाँ यंग उसे उठाकर प्यार करता है और कहता है कि अरे वाह, आज मेरी बेटी ने बताओ किसकी बीमारी ठीक की। इस तरह वो थोड़ा तुतला कर बोलता है। सिया कहती, पापा आप छोटे बच्चों की तरह बात क्यों कर रहे हो? तो यंग भी कहता है कि अच्छा, मैं बच्चा हूँ और तुम बहुत बड़ी औरत हो गई क्या? अब देखो मैं क्या करता हूँ, तुम मेरी गन लो, चलो शूट करते हैं। कहकर वो मशीन गन जैसी आवाज निकालने लग जाता है। इस तरह दोस्तों सिया के साथ वो मस्त खेलता है। फिर तीजो को एक होटल में लेकर जाते हैं जहाँ वो पेट भर खाना खाता है। अब वो ड्रिंक करने जाता है तो यंग उससे छीन लेता है और कहता है कि प्लीज तुम शराब नहीं पी सकते, तुम्हारे लीवर के लिए अच्छा नहीं होगा। तीजो बड़ा गुस्सा हो जाता है और बाथरूम में जाकर वहां की खिड़की तोड़कर बच निकलता है और सीधे अपने किसी दोस्त की जगह पे पहुंचता है और वहां पे स्मोक ड्रिंक सब करता है। तीजो का फ्रेंड कहता है कि क्या सच में तुम अपने बचपन के दोस्त की बेटी को अपना लीवर देने जा रहे हो? अबे वो मांगेगा और मैं दे दूंगा क्या? उसकी बेटी जिए या मरे, मुझे उससे क्या, मैं तो मजे करूंगा मजे। कहकर वो और शराब पीने लग जाता है। इसी बीच यंग तीजो की पहचान के किसी को पकड़कर उसे पीटता है और उससे यंग को पता चल जाता है कि तीजो एक्चुअली है कहाँ पर। वहां जाकर यंग तीजो को पकड़कर मारता भी है और उसे उल्टी करवाता है ताकि सारी शराब बाहर निकल जाए। कहता है कि अगर एक और बार तुम मुझसे बचकर भागे ना तो कसम से जान से मार डालूंगा तुम्हें। तीजो कहता है, ओ अगर मैं मर गया तो अपनी बेटी को कैसे बचाओगे? उसे लीवर कौन देगा? इस पर यंग को फिर गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। अब क्योंकि ऑपरेशन के कम से कम 3 दिन पहले से तीजो को बिना स्मोक और ड्रिंक के रहना होगा और आराम भी करना होगा, ठीक से एक्सरसाइजेस भी करने होंगे। तो इन बातों का ध्यान रखने के लिए यंग उसे अपने घर पर लेकर जाता है और ऑपरेशन तक उसको वहीं रखने की सोच लेता है। सुबह उसको जल्दी उठाकर एक बेस्वाद ड्रिंक देता है जो कि लीवर के लिए हेल्दी होता है, लेकिन तीजो उसको नीचे फेंक देता है। उसके बाद यंग उसे माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए लेकर जाता है, लेकिन वो तो एकदम अधमरे आदमी की तरह चल रहा होता है। फिर सिया यंग को कॉल करती है तो यंग तुरंत हॉस्पिटल भागा चला आता है और पूछता है कि क्या हो गया सिया? वो कहती, पापा यहाँ मेरी एक फ्रेंड थी ना, उसका ऑपरेशन हुआ था और वो भगवान के पास चली गई। मैंने यहाँ कई लोगों को अपना मैजिकल बैंडेज लगाया था पापा, लेकिन फिर भी सब भगवान के पास चले जा रहे हैं। मुझे तो यहाँ बड़ा डर लग रहा है, प्लीज मुझे घर लेकर जाओ ना। और कोई रास्ता न पाकर यंग उसको घर लेकर आ जाता है। अब रास्ते में सिया कहती है, मैं माँ को देखना चाहती हूँ। तो यंग भी थोड़ा चिढ़ के कहता है कि सिया मुझे बहुत काम है, किसी और दिन जाएंगे माँ को देखने के लिए। अभी घर आकर सिया मजे से खेलने लगती है और खेलते खेलते तीजो के ऊपर गिर जाती है। कहती है, सॉरी अंकल, गलती हो गई। वैसे तो तीजो को बच्चों से चिढ़ है, लेकिन न जाने क्यों उसको सिया बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे वो एक कैदी भी है तो उसके हाथ पे हथकड़ी लगी होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ सिया भी है तो उसे यहाँ हथकड़ी पहनकर रखना सही नहीं होगा, इसलिए यंग उसकी हथकड़ी खोल देता है। सभी खाना खाने बैठे होते हैं तो सिया तीजो को देखकर हंसती भी है। वो कहता है, अरे इतना ही करने की क्या जरूरत है,
अंकल आपके सॉक्स में ना एक छेद है। और इस पर तीजो बहुत ही इंसल्टेड फील करता है और ठान लेता है कि इस बतख की बच्ची से मैं बदला जरूर लूंगा। वो कहता है कि अरे सिया, तुम मुंह से खाती हो या फिर पूरे चेहरे पे खाना मलकर खाती हो? देखो तुम्हारे चेहरे पे खाना लगा हुआ है। सिया भी अपना चेहरा टच करती है लेकिन कहीं पे खाना चिपका नहीं होता। देखा देखा सिया, बन गए ना तुम उल्लू। मुझे इंसल्ट करके ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी, चुपचाप खाओ अपना। इस तरह इनकी यहाँ पर बातें चलती हैं। रात को तीजो यंग का मोबाइल चुराकर किसी को कॉल करता है और यहाँ से बचकर एक बोट में किसी दूसरी जगह जाने का प्लान बनाता है। तीजो के पर्स में उसकी वाइफ की फोटो भी होती है। अब क्योंकि तीजो कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा था तो वो अपनी वाइफ से अलग हो गया था। अगले दिन बैंक से कुछ कलेक्शन एजेंट्स यंग के घर पर आते हैं। एक्चुअली यंग के भाई ने बैंक से लोन लिया था और गारंटर के तौर पर यंग ने साइन किया था, लेकिन फिलहाल यंग का भाई कहीं गायब हो गया है। तो अब ये लोग यंग को पकड़ लेते हैं। यही मौका पाकर तीजो वहां से बच निकलने की कोशिश करता है। खिड़की तोड़कर सीधे वहां से निकलकर छत पर आ जाता है, फिर वहां से दूसरे मकान पे कूदता है और फिर तीसरे पे। इस तरह करते करते वो बच निकलता है, लेकिन वहां से नीचे कूदता है तो उसके पैर पर मोच आ जाती है। फिर वो लंगड़ा कर चलने लगता है, लेकिन तब उसे कोई पकड़ लेता है। वो झट से मुड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तब वो नीचे देखता है तो वहां पर खड़ी होती है सिया। तीजो उसे समझाता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना और थोड़ी देर के बाद घर चली जाना, लेकिन सिया तीजो को देखती भी वहीं पर खड़ी रहती है। अब तीजो उसे पैसे देकर कहता है कि तुम ढेर सारे चॉकलेट्स, बर्गर सब खरीद कर खा लो, लेकिन सिया कहती है मैं वो सब नहीं खाती और ना ही बनाना, कैरेट, फ्रूट्स खरीद कर खा सकती हूँ। तुम कुछ नहीं खाती ना, इसलिए तुम्हारे लीवर में प्रॉब्लम हो गई है। देखो तुम्हें जो करना है करो, मैं तो चला। अंकल मैं वो सब खाना तो चाहती हूँ, लेकिन अगर मैंने खाया तो मर जाऊंगी ना, इसीलिए नहीं खाती हूँ। मेरे लीवर में प्रॉब्लम है ना, इसीलिए। और अगर ऐसा मैं कुछ भी खाऊंगी जो डॉक्टर ने मना किया है तो मेरे मुंह से खून निकलेगा। मैं घर जा तो रही हूँ, लेकिन किसी को आपके बारे में नहीं बताऊंगी। खुश? पर क्या आप एक काम कर सकते हैं, मुझे मेरी माँ के पास लेकर जा सकते हैं क्या? क्योंकि पापा तो हमेशा का बहाना कर देते हैं, आप ही मेरी मदद कीजिए ना। लेकिन वो भी अकड़ कर कह देता है कि मुझे कोई और काम नहीं है क्या, चुपचाप घर जाओ और मुझे अपने रास्ते जाने दो। कहकर तीजो तो जाने लगता है, लेकिन सिया उसके पीछे पीछे आ जाती है। अरे अंकल आप लंगड़ा क्यों रहे हैं, क्या हो गया? रुकिए, मेरे पास एक मैजिकल बैंडेज है, इसे लगाएंगे तो आपका पैर ठीक हो जाएगा। मैं एक मंत्र भी जानती हूँ। हे भगवान, मेरे अंकल का पैर ठीक कर दो, वो चल नहीं पा रहे हैं। अरे यार, ये बच्ची ऐसे नहीं मानेगी। अरे मेरा सर मत खाओ, चली जाओ यहाँ से। और फिर वो तुरंत टैक्सी को पकड़ने के लिए भागता है। एक टैक्सी रुकती भी है, लेकिन तब भी सिया अपना मंत्र बोल रही होती है कि अंकल का पैर ठीक हो जाए, वो अच्छे से चलने लगे। तीजो कहता है कि अरे बस भी करो चुटकी, मैं जा रहा हूँ, बाय। कहकर तीजो टैक्सी में चढ़कर चला जाता है और सिया पापा पापा करके चिल्लाती भी पीछे भागती चली आती है। तो ड्राइवर कहता है कि सर आपको हुआ क्या है, अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर क्यों आ रहे हैं आप? उतर जाइए मेरी गाड़ी से। तीजो कहता है भाई साहब मेरी बेटी नहीं है, वो मुझे रोकने के लिए एक्टिंग कर रही है। अरे देखिए वो सब मैं जानता हूँ, आप मेरी गाड़ी से उतरिए अभी। तीजो को उतरना पड़ता है दोस्तों, और वो टैक्सी वाला फिर चला जाता है। और अब तीजो मजबूरन सिया को लेकर उसकी माँ के पास उसे लेकर जाता है। असल में सिया की माँ मर चुकी है और ये लोग उसके मेमोरियल को देखने जा रहे हैं। वहाँ सिया अपनी माँ की फोटो देखकर कहती कि माँ मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, ये अंकल ही हैं जो मुझे यहाँ लेकर आए। अंकल आप भी मेरी माँ को देखिए ना। तीजो भी सिया की माँ की फोटो को देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि ये उसकी वाइफ की फोटो है दोस्तों। और तब तीजो समझ जाता है कि सिया यंग की नहीं, मेरी ही बेटी है। क्या ट्विस्ट आया ना मूवी में। अब तीजो पास्ट की एक बात याद करता है जो कि फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। तीजो होता है जेल में और उसकी वाइफ उसे देखने आती है। वो कहती है तुम कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते, मुझे इसका पूरा यकीन है, प्लीज सच क्या है वो बता दो और यहाँ से निकल आओ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा भी है। तो वो भी कहता है कि देखो ये रोना धोना छोड़ो और घर चले जाओ, मैं तो ऐसा ही हूँ, गैर कानूनी काम करता हूँ, इसलिए जेल में हूँ। लेकिन तीजो तुम्हारे बिना हमारा बच्चा कैसे जी पाएगा? अरे ये क्या बच्चा लगा के रखा हुआ है तुमने, वो मेरा बच्चा थोड़ी ना है। देखो तीजो ऐसा मत कहो, तुम मुझे बहुत दुख पहुंचा रहे हो। अरे दुख पहुंचा रहा हूँ तो यहाँ पर क्यों आई हो, जाओ ना घर जाओ, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है बस, और आइंदा यहाँ मत आना। इस तरह पता नहीं क्यों लेकिन अपनी वाइफ को बहुत ही हर्ट कर देता है वो, और वो चली जाती है। उस दिन के बाद तीजो ने अपनी वाइफ को कभी देखा नहीं था और अब प्रेजेंट में वो चेक करना चाहता है कि क्या वाकई में सिया उसकी ही बेटी है या ये भ्रम है। इसीलिए वो यंग के घर जाकर अपनी वाइफ की चीजें ढूंढता है। वहाँ उसकी वाइफ की कुछ चीजें होती हैं तो उसे यकीन हो जाता है कि सिया उसकी खुद की बेटी है, ना कि यंग की। तीजो कुछ फोटोज देख रहा होता है कि तब यंग वहाँ पर आ जाता है और इस बार तीजो यंग को पीटने लगता है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। सिया चिल्लाती भी है कि अंकल प्लीज मेरे पापा को मत मारो। तभी तीजो को कुछ लोग पकड़ लेते हैं लेकिन उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाते। यंग कहता है कि प्लीज सिया के सामने ये सब मत करो, जो भी बात करनी है बाहर जाकर करेंगे। कहकर यंग उसे बाहर लेकर जाता है और वहाँ पर दोनों लड़ने लगते हैं। तीजो पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। यंग कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताता, तुम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर चले गए थे ना, और अब तुम्हें पता चल चुका है कि सिया तुम्हारी बेटी है, पर जानकर तुम क्या करने वाले हो। तुम जैसे बाप की सिया को कोई जरूरत ही नहीं है, समझे। वो मेरी बेटी है और उसे मैं पाल लूंगा, तुम बस अपने लिवर का एक हिस्सा उसको दे दो और चलते बनो यहाँ से। फ्लैशबैक में दोस्तों यंग की लाइफ की एक घटना दिखाई जाती है। यंग स्कूल में पढ़ता था और तब उसको एक लड़की बहुत ही पसंद थी, लेकिन वो लड़की तेजो को चाहती थी। यंग को दुख तो हुआ था लेकिन वो बस उस लड़की की खुशी चाहता था और उसका एक अच्छा दोस्त बनकर रहा। वहीं दूसरी ओर तीजो बाइक से गिर जाता या उसको छोटी सी भी खरोंच आ जाती तो वो लड़की तड़प उठती, इतना प्यार करती थी वो।
और ये देखकर यंग समझ गया कि वो लड़की तीजो से कितना प्यार करती है। फिर आगे चलकर तीजो और उस लड़की की शादी हुई। यंग भी पुलिस की ट्रेनिंग खत्म करके एक पुलिस ऑफिसर बन गया। एक दिन यंग तीजो की वाइफ से मिलने गया और उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन तीजो उसके साथ नहीं है क्योंकि वो कत्ल के जुर्म में जेल में सजा काट रहा है। उस लड़की के पेरेंट्स ने भी उसे अपने घर में पनाह नहीं दी, उसे मारकर भगा दिया था। इसके बाद यंग उस लड़की का दोस्त होने के नाते उसे अपने घर पर लेकर आया, उसकी बहुत अच्छी देखभाल की, उसकी डिलीवरी भी हुई और एक प्यारी सी लड़की पैदा हुई। दोनों ने मिलकर उसका नाम सिया रखा। लेकिन कुछ दिन के बाद सिया की माँ चल बसी। उस दिन से लेकर अब तक यंग ही सिया को अपनी बेटी की तरह पाल रहा है। ये सारी बातें तीजो को बताकर यंग रोने लगता है कि वो मेरी बेटी है और मैं उसे बचा कर रहूंगा। सच जानकर तीजो को भी बहुत दुख होता है। अगले दिन वो बैठकर खा रहे होते हैं तो सिया तीजो को मारने लगती है कि तुमने कल मेरे पापा को क्यों मारा है, तुम बुरे आदमी हो और हमारे घर से निकल जाओ। तब यंग कहता है कि बेटा ऐसे नहीं कहते, चलो बाहर जाकर खेलते हैं। कहकर वो सिया को बाहर तो लेकर जाता है दोस्तों। तभी तीजो घर पर अकेला होता है। वो सिगरेट निकालता तो है लेकिन फिर उसे तोड़ फेंकता है कि नहीं नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, अपनी बेटी सिया की खातिर मैं सिगरेट कभी नहीं पीऊंगा। यहाँ सिया यंग के साथ पार्क में मजे से खेल रही होती है। घर पर तीजो भी एक बॉल से खेल रहा होता है और तब वो बॉल एक जगह पर फंस जाती है तो तीजो वहां हाथ घुसाकर बॉल निकालता है तो उसे सिया की माँ की डायरी मिलती है। उसमें एक स्कैन फोटो होती है जिसको देखकर तीजो को याद आता है कि जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने ये स्कैन किया था। उसको देखकर उस समय तीजो और उसकी वाइफ खुश हो रहे थे और तब तीजो भी कहता है कि ये हमारी बेबी के हाथ और ये उसका सर और ये उसका पैर। सही कहा ना मैंने? अरे तुमने कहाँ सही कहा, तुम तो उल्टा देख रहे हो। इसको घुमाओ और फिर देखो, ये है हाथ और ये सर और ये बेबी का पैर। अरे हाँ यार, तुम एकदम ठीक कहती हो। इस स्कैन में कितनी प्यारी है ना अपनी बेबी, जब बाहर आएगी तो तुमसे भी प्यारी लगेगी। तब उसकी वाइफ भी उस पे मारती है कि अच्छा अभी से उसकी इतनी तारीफ करना शुरू कर दी तुमने। फिर तीजो अपनी वाइफ की गोद में सर रखता है और अपनी बेटी से बात करता है कि सुनो बेबी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? मैं हूँ तुम्हारा पापा, बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं, जल्दी बाहर आ जाना। फिर हम दोनों मजे से खेलेंगे और मैं तुम्हें पेपर से कई टॉयज भी बना कर दूंगा, दोनों मिलकर उनसे खेलेंगे हैं, पूरे घर में कचरा फैला देंगे। फिर तुम्हारी माँ तुम्हें और मुझे दोनों को ही मारेगी। क्या है ना, बचपन से मेरा कोई परिवार नहीं था, तरस गया मैं एक परिवार के लिए। तुम बाहर आ जाओगी तो मेरा भी एक परिवार बन जाएगा, हम मिलकर बहुत खुश रहेंगे, इसलिए हाँ जल्दी आ जाना। दोस्तों इस तरह बड़े प्यार से वो कह रहा होता है और ये सब सोचकर अब तीजो इमोशनल हो जाती है। वो सिया के कमरे में जाते हैं जहाँ दीवार पर सिया का हाइट स्केल लगा होता है, किस उम्र में वो कितनी हाइट की थी वो दीवार पर मार्क किया होता है। तीजो उसे टच करता है तो उसकी आंखों के सामने सिया का रूप आता है जब वो छोटी बेबी थी तब कैसी थी और हर साल के गुजरते वो किस तरह बदली और बड़ी होने लगी। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नजर आते हैं। तीजो भी उस हाइट स्केल के पास खड़ा होकर कल्पना कर लेता है कि वो सिया के हाथ पकड़ रहा है और इससे तीजो के चेहरे पे स्माइल आ जाता है। मन ही मन वो सोचकर बड़ा खुश हो लेता है कि सिया मेरी बेटी है और अब वो अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। शुरू में उसने जिस हेल्थ ड्रिंक को नीचे फेंक दिया था अब वो उसे पी भी लेता है और वो भी नाक बंद करके। इतना ही नहीं, अब यंग को उसको सुबह उठाने के लिए और माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, वो खुद उठ जाता है और एकदम फास्ट चलता है। जब वो अपने शूज साफ करता है ना तो सिया के शूज भी साफ कर देता है क्योंकि अब उसको एहसास हुआ कि सिया मेरी ही बेटी है, उसका मुझे ही ख्याल रखना होगा। यंग असिस्टेंट रूबिक क्यूब सॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है। तीजो कहता है कि उसके लिए एक स्पेशल टैलेंट की जरूरत होती है, समझे? ये कहकर तीजो झट से उसको सॉल्व करके दिखाता है। तब सिया यंग के लिए बढ़िया सा गाना गा रही होती है और उसकी आवाज को सुनकर पास वाले कमरे में बैठा तीजो बड़ा खुश होता है और अब तीजो डॉक्टर के बताए हुए सारे तरीके फॉलो कर रहा होता है और वो जल्दी से सिया का ऑपरेशन रखने का फैसला करते हैं। सिया के ऑपरेशन के लिए यंग ने बैंक में जो पैसे जमा करके रखे हुए थे, लेकिन यंग का भाई लोन लेकर कहीं चला गया था जिसकी वजह से बैंक वाले यंग के अकाउंट के पैसे, उसका घर और उसकी चीजों तक को सीज कर देते हैं। वो सिया का एक बाइक भी उठा ले जाते हैं। बेचारी सिया रोती है कि वो मेरा बाइक है, उसको क्यों लेकर जा रहे हैं ये लोग। ये देखकर तीजो बैंक वालों पर हाथ भी उठा देता है जिसकी वजह से बड़ी समस्या हो जाती है। तब यंग बीच में आकर शांत करवाता है मामले को। अब तीजो कहता है कि सिया की माँ के पास काफी पैसे थे, उनका क्या हुआ? यंग कहता है पैसे? उसके पास एक भी पैसा नहीं था, वो खुद बेचारी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। तीजो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। और फिर वो गुस्से में एक पॉलिटिशियन को कॉल करता है और कहता है कि मेरी वाइफ को जो पैसे मिलने वाले थे वो उसे मिले या नहीं, मुझे अब उन पैसों की सख्त जरूरत है, चुपचाप पूरा अमाउंट सेटल कर दो। असल में दोस्तों उस पॉलिटिशियन ने तीजो को एक कत्ल का इल्जाम अपने सर लेने को कहा था। उसने प्रॉमिस किया था कि बदले में वो उसकी वाइफ को एक बहुत बड़ी रकम देगा जिससे वो आराम से गुजारा कर पाएगी। इसीलिए तीजो ने वो इल्जाम अपने सर ले लिया और बेचारा जेल चला गया। उसे उम्मीद थी कि वो पॉलिटिशियन उसकी वाइफ को बड़ी रकम देगा, इसीलिए जब वो तीजो से मिलने जेल गई तो उसने उसका दिल दुखाने जैसी बातें जानबूझकर की, क्योंकि तीजो ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो किसी भी हाल में सच बोलकर उस पॉलिटिशियन को नहीं फंसाएगा। और ये सब उसने किया सिर्फ और सिर्फ उन पैसों के लिए जो उसकी वाइफ को मिलने वाले थे। लेकिन अब उसको पता चला कि
पॉलिटिशियन धोखेबाज निकला, उसने तीजो की वाइफ को पैसे दिए ही नहीं। तब तीजो उसको धमकाता है कि मुझे वो पैसे दे दो वरना बहुत बुरा होगा। फिर पॉलिटिशियन भी मान जाता है। अगले दिन तीजो यंग से कहता है कि सिया के ऑपरेशन के पैसों की तुम चिंता मत करो, मैं उसका इंतजाम कर लूंगा। तो यंग चिढ़कर कहता है कि तुम फिर से कोई पागलपंती मत कर देना, ये अचानक सिया पर इतना प्यार क्यों मर रहा है तुम्हें? एक्टिंग बंद करो ठीक है, और फिर कोई गलत काम करने की मत सोचना। अरे यंग, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, सिया तुम्हारी नहीं मेरी बेटी है, भूल गए क्या? अब इन दोनों की ये बातें सिया सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसका पापा यंग नहीं तीजो है, और वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती और घर छोड़कर कहीं चली जाती है। यंग और तीजो उसको ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसको एक जगह देख ही लेते हैं। यंग तुरंत उसके पास भागता है और पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी सिया? तो वो कहती, पापा मैंने चॉकलेट खा लिया, और चॉकलेट सिया के लिए जहर बराबर है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती बहुत ज्यादा। इसीलिए यंग तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर यंग तो सिया के पास ही बैठा रहता है, और जब तीजो उसके पास आने की कोशिश करता है तो यंग स्क्रीन बंद कर देता है। और अब समस्या यह है कि जब तक ऑपरेशन के पैसे जमा नहीं किए जाएंगे, लिवर ट्रांसप्लांट नहीं किया जाएगा। यंग की कुछ समझ में नहीं आता कि पैसे कहाँ से लाए। तीजो कहीं चला ना जाए, इसीलिए यंग ने एक आदमी को उसके पास ही बैठा के रखा होता है। लेकिन तीजो को उस पॉलिटिशियन से पैसे लेने जाना ही है दोस्तों, तो वो उस आदमी को मार कर वहां से बच निकलता है। फिर वो पॉलिटिशियन से पैसे भी ले लेता है और उसे हॉस्पिटल में भर देता है, और फिर उस बिल को लाकर यंग को देता और कहता है, पैसे कहाँ से आए कैसे आए ये सब मत पूछो, फिलहाल हमें बस सिया को बचाना है। तीजो को अब चैन आता है कि आखिर मैं अपनी बेटी को बचाने जा रहा हूँ। तीजो यंग से कहता है कि देखो, मैं बस एक बार अपनी बेटी को देख लूं, कल ऑपरेशन के बाद शायद मैं उसको देख ही नहीं पाऊंगा। यंग भी कहता है कि ठीक है, तुम जाकर देख लो। सिया सो रही होती है और तीजो धीरे से उसके पास जाकर उसकी गोद में अपना सर रख लेता है। उसे वो सारी बातें याद आती है जब सिया तीजो की वाइफ के पेट में थी, और तब तीजो ने अपनी वाइफ की गोद में सर रखकर सिया से बातें की थी। अब वो सिया से माफी मांगता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि जब तुम अपनी माँ के पेट से बाहर आ जाओगी तो तुम्हारे साथ मिलकर खूब खेलूंगा, लेकिन मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, आई एम सॉरी सिया, कहकर वो रोने लगता है। दरअसल सिया को कोई और लीवर डोनेट नहीं कर सकता, सिर्फ उसके खून का ही कोई रिश्तेदार डोनेट कर सकता है, और इसीलिए यंग तीजो को लेकर आया था। पर तीजो इस ऑपरेशन के बाद भी अपनी बेटी के साथ रहना चाहता है, उसका ख्याल रखना चाहता है, लेकिन लगता है उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी होगी नहीं, क्योंकि वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। ये सारी बातें सोचकर वो टूट जाता है, लेकिन फिर वो खुद को दिलासा भी देता है कि सिया का ख्याल रखने के लिए यंग जो है, और अभी तक उसी ने तो सिया की देखभाल की है, और यकीनन वो मुझसे बेहतर बाप भी है और सिया को बहुत प्यार देगा। पर ऑपरेशन से पहले यंग, तीजो और सिया बीच पर जाते हैं। तीजो सिया के पास बैठकर उसकी प्यारी बातें सुनता है, उसे गले लगाने की सोचता है, लेकिन कर नहीं सकता। बेचारा बाथरूम जाने के बहाने जाकर वहां फूट फूट कर रोता है, और तब वहां उस पॉलिटिशियन के गुंडे आकर तीजो पर चाकू से लगातार वार कर देते हैं। कहते हैं कि उतने बड़े आदमी से भिड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे भी, अब मरो। तीजो अपने हाथ से अपने लीवर की जगह को कवर कर लेता है, क्योंकि उसके मन में यही चल रहा था कि चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन अगर मेरा लीवर डैमेज हो गया तो सिया को मैं बचा नहीं पाऊंगा। वो उस हाथ पर ही चाकू खोप देते हैं। तीजो विनती करता है कि अगर मुझे मारना है तो मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ पर मत मारो, मुझे अपनी बेटी को बचाना है। लेकिन उनको जरा भी तरस नहीं आता और वो तीजो पर चाकू से वार कर देते हैं लगातार। दूसरी ओर यंग ये देख लेता है और वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करके तीजो को हॉस्पिटल ले जाता है। रास्ते में सिया तीजो से कहती है, मैं जानती हूँ आप कौन है, पर मैंने आपको बताया नहीं कि मैं जानती हूँ। आप भी मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए आप भी हमेशा हमारे साथ ही रहना। मैं आपको खोकर खुद जिंदा नहीं रहना चाहती, और आप भी मुझे छोड़कर मत जाना, कहकर वो बहुत रोती है। तीजो तो टूट ही जाता है और कहता है कि प्लीज एक बार मुझे पापा कहोगी क्या? और सिया उसके गले लग जाती है कि पापा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तीजो के शरीर में कई बार चाकू लगे थे और उसे बहुत दर्द भी होता है, लेकिन जिस पल में सिया उसको पापा कहती है ना, उसे उसका दर्द महसूस ही नहीं होता और वो खुशी के मारे हंसने लगता है। फिर वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। क्योंकि तीजो की हालत बहुत ज्यादा खराब है तो इन्हें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। तीजो को एनेस्थीसिया देते हैं और सिया को भी ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं। इससे पहले कि वो उसे एनेस्थीसिया देते, वो उठकर तीजो के पास जाती है और कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाना पापा, दोबारा कह रही हूँ, मेरे लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज आप उठ जाओ। वहाँ खड़े डॉक्टर, नर्सेस सब इस बच्चे का दर्द महसूस कर पाते हैं और बहुत दुखी होते हैं। तीजो लगभग बेहोश हो चुका है दोस्तों, लेकिन सिया की आवाज अभी भी उसके कानों में सुनाई जरूर पड़ती है और उसकी आंखों से आंसू भी निकलते हैं। सभी मिलकर सिया को किसी तरह शांत कराते हैं और आखिरकार ऑपरेशन भी होता है। तीजो के लीवर का एक हिस्सा सिया के शरीर में लगा दिया गया है और सब बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों इसी बीच तीजो नहीं बचता और सिया की माँ के मेमोरियल के पास ही तीजो का भी मेमोरियल बनाया जाता है। उसकी फोटो भी वहाँ पर रखी जाती है और तीजो का सबसे चाहता गेम यानी रूबिक क्यूब वो भी वहाँ पर रखकर सिया कहती कि माँ अब आप अकेले नहीं हो, पापा भी आपके साथ होंगे, आप और पापा हमेशा खुश रहना। यहाँ सिया के लिए माँ और पापा दोनों अब यंग ही है और वो सिया को बहुत प्यार देगा, उसकी अच्छी परवरिश करेगा। इसी उम्मीद और यकीन के साथ हिज लास्ट गिफ्ट नाम की मूवी यहाँ पर खत्म होती है। कैसी लगी दोस्तों ये मूवी और इस मोमेंट में आप क्या फील कर रहे हो
कमेंट में शेयर कीजिए। क्या है कि लाइफ हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर कुछ है तो वह है ट्रू लव। कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता। जिन्हें मिला है वो उसे संभाल कर रखें, उस पर कोई आंच ना आने दे, और जिन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला वो अपना भरपूर प्यार किसी और को दे और उनकी लाइफ का सच्चा प्यार बने, और इस तरह प्यार बांट कर खुद की लाइफ में खुशियां भर दो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।